त्रिया चरित्र। गंगाराम और बुलाकी बाजार से गुजर ही रहे थे कि तभी बुलाकी राम ने देखा कि एक स्त्री हाथों में नंगी तलवार लिए व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वह जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात होते ही बुलाकी ने गंगाराम से इस रहस्य पर से पर्दा हटाने की गुजारिश की। तब गंगाराम ने उसे यह कहानी सुनाई। गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम है रामचरण। अब से कुछ वर्ष पहले रामचरण के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने मित्र की बेटी फूलवती से करा दी। फूलवती अति ही सुंदर थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्म सिंह के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। रामचरण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। संयोग से एक दिन सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे, गंगा के भंवर में नाव फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से रामचरण के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और यह दोनों गंगा की लहरों में समा गए। रामचरण ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता नहीं लगा। थक हार कर रामचरण ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार रामचरण के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ती गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वे देर रात तक अपनी दुकान पर रुकने लगे और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगे। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी फूलवती के लिए असहनीय हो गई। कहाँ तो अपने पति से उसका मिलन प्रतिदिन होता था और अब ऐसी हालत हो गई कि 2 महीने बाद जब रामचरण घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा करने निकल जाना पड़ता था। फूलवती प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। बुलाकी फूलवती जवान थी। उसकी भी कुछ उमंगें थी, कुछ अरमान थे। पति की निकटता पाने की इच्छा उसके मन में हर समय विद्यमान थी। अतः जब बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक चूड़ी वाला उसके पास चूड़ी बेचने आया। वह चूड़ी वाला गबरू जवान था, लंबा चौड़ा, आंखों में सुरमा। सफ़ेद कुर्ते में वह चूड़ी वाले ने फूलवती के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज़ लगाई तो फूलवती भी नीचे उतर आई। वह मनिहारा पहली ही नज़र में फूलवती के मन में उतर गया और जब उसने फूलवती के कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा, कैसे रंग की चूड़ियाँ पहनाई सेठानी, तो अनायास ही फूलवती के मुंह से निकल गया, जैसे चूड़ियाँ तुम्हें पसंद हो। उस दिन से कैसे उस मनिहारी और फूलवती के बीच संबंध स्थापित हो गए, यह एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि फूलवती उस मनिहारे से अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी। अब उसके स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा था और फूलवती फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी थी। जब चूड़ी के बहाने वह मनिहारा आवश्यकता से अधिक फूलवती के मकान के आसपास चक्कर लगाने लगा था, पड़ोसियों को उसके संबंध पर शक होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा होने लगी कि व्यापारी रामचरण की पत्नी मनिहारे के बीच संबंध बन गए हैं। एक दिन रामचरण लगभग 2 महीने के बाद बाहरी प्रवास के बाद जब घर लौटा तो वह अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आए, लेकिन फूलवती ने उन उपहारों पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया, नहीं वह रामचरण के साथ समय बिताने को व्याकुल थी। रामचरण को शक हुआ कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध तो नहीं है। लेकिन रामचरण खुद को काबू कर चुप रहा और फूलवती के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। एक दिन उसने फूलवती से कहा, प्रिय, मुझे दुख है कि
मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर गांव ही रहता हूँ। फूलवती अचानक बोली। तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? हाँ, रामचरण ने कहा। लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है। इस बार मैं जल्दी लौट आऊँगा। ठीक है, फूलवती ने बोली। मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूँगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को भरोसा देते हुए दूसरे दिन ही व्यापारी रामचरण घर से व्यापार करने के बहाने निकल गया, पर वह शहर से बाहर नहीं गया। उसका सारा दिन उसने अपने दोस्त के घर बिताया और रात के 10 बजे होंगे जब वह अपने मकान पर पहुंचा होगा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। रामचरण उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वह अपने पत्नी के कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की में बने छेद से उसने जो देखा उससे उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। स्वयं पर संयम बनाए हुए रामचरण उनकी बातें सुन रहा था कि तभी फूलवती मनिहारे से बोली, अब तुम रोज रात को ही यहाँ आ जाया करो। मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और जितना मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें लौटने में कम से कम 2 हफ्ते जरूर लगेंगे। फूलवती की बात सुनकर मनिहारा बोला, देखो सेठानी, मेरे लिए रोज रोज यहाँ आना बहुत ही कठिन हो जाता है। मोहल्ले वाले अब हमारे संबंधों पर शक करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित होगा कि या तो हम अपने इस रिश्ते को समाप्त कर दें या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति रूपे काटा सदैव के लिए मार्ग से हट जाए। फूलवती ने कहा, दूसरा उपाय उचित लगता है, लेकिन इस उपाय को साकार कैसे किया जाए? हम दोनों को इस पर विचार करना होगा। खुद की मौत का षड्यंत्र सुनकर रामचरण कुछ ज़्यादा देर यह सब नहीं सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि आज रात ही आर पार की लड़ाई होगी। इससे पहले कि यह दोनों मुझे मार डाले, मुझे इन दोनों में से एक को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए वह अपनी दुकान पर जाकर एक तेज धार खंजर ले आया और वापस आकर दरख्त के सहारे कुछ ही क्षणों में वह छत पर जा बैठा। आधी रात में जब दोनों गहरी नींद में थे, मौका देखकर रामचरण अपने कक्ष में घुसा और सोते हुए मनिहार की गर्दन रेत डाली। सुबह जब फूलवती की आँख खुली तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया और यह देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही उसे फांसी पर लटकना होगा। इसलिए उसने बहुत सोच विचार कर लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े किए और बोरे में डालकर गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को ले जाकर गंगा में बहा आई। रामचरण उस वृक्ष पर चढ़कर यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। यह देखकर उसे इस बात का सुकून तो मिला कि आखिर उसने अपने प्रतिद्वंदी से पीछा छुड़ा लिया है। अब उसकी पत्नी की बारी थी। दिए हुए समय के अनुसार रामचरण अपने घर वापस लौटा और अपने साथ फूलवती को देने के लिए बहुत सारे छोटी छोटी बोरियां में बंद अनेक उपहार लेकर आया। उसने वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। खाना पीना खाकर जब पति पत्नी बातें करने बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार ऐसा क्या लगता है, मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो? हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ आया। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों से खोलकर व्यवस्थित ढंग से सजा लो। रामचरण की पत्नी बाहर जाकर एक बोरी उठाती है, लेकिन वह उससे नहीं उठती। इस पर वह बोली, उठी, यह तो बहुत भारी है, मुझसे उठाए नहीं उठती। यह सुनकर रामचरण के मुंह से निकल गया, क्या यह बोरी मनिहारी की लाश से भी भारी है जिसे तुम गंगा में बहा आई हो? यह सुनकर फूलवती स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका भांडा फूट गया है। उसके पति को उसके और मनिहारे के प्रेम और आगे जो हुआ सबका पहले से ही पता है। अब यह अवश्य मुझे दंड दिलवाए बिना नहीं मानेगा। अब इससे पहले कि यह नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना दे, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर फूलवती नीचे उस कमरे की तरफ भागी जहां वह तलवार रखी थी जिसे कभी दुल्हा बनते समय रामचरण ने पहना था। जब तक रामचरण को यह बात समझ आई तब तक फूलवती के हाथों में तलवार लग चुकी थी। वह जल्दी से तलवार खूंटी से उतारकर म्यान से बाहर खींचकर रामचरण की ओर दौड़ी। अपनी पत्नी को साक्षात रणचंडी बना देखकर
रामचरण अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचाने के लिए आगे आगे रामचरण भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी फूलवती उसका पीछा कर रही थी। कहानी को समाप्त करते हुए गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तो जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला। अब तो जैसे अंतर्यामी है, सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह सब मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की कहानी त्रिया चरित्र आपको पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।